नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था और आधुनिक भारत का उसी सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक पांचवा लेक्चर देख लिया था। आज हम लोग छठवां लेक्चर देखेंगे और इसमें 7 पेजेस को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, लाहौर अधिवेशन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब आगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से 7 पेजेस को देखेंगे। देर न करते हुए बेहतरीन तरीके से आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में देखते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता और इसके खाली हाथ वापस लौटने से हुआ क्या था कि भारतीय लोग छले जाने का एहसास हुआ था और जापानी आक्रमण का भय भी आंदोलन का कारण बना था। क्योंकि हुआ क्या था कि सिंगापुर, बर्मा और मलाया विजय के बाद जापानी कभी भी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तो भारत पर जापान का हमला होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। 5 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने हरिजन में अंग्रेजों से आह्वान किया कि भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के हाल पर छोड़कर चले जाओ। ठीक है, तो ये बात कही जाती है गांधी जी के द्वारा। अब वर्धा में गांधी जी के विचारों के समर्थन मिलता है और कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व ही 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया जाता है। देखिए, 7 अगस्त इसके बाद घटना घटित होती है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। ठीक है, और यहाँ गांधी जी के प्रस्ताव पर भारत छोड़ो आंदोलन को नेहरू जी ने पेश किया था, जिसमें थोड़े संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता, भारत छोड़ो प्रस्ताव को। अब यह जो प्रस्ताव रहता है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन आंदोलन चलाने का फैसला लिया जाता है। अब ये फैसला होने के बाद गांधी जी आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। ठीक है, और करो या मरो का नारा देते हैं। ध्यान रखिएगा, करो या मरो का नारा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे 8 अगस्त 1942 की मतलब मिडनाइट को ही, मध्य रात को ही ऑपरेशन जीरो आवर चला जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर क्या होता है कि जैसे कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता जो होते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी के साथ में यह पूना के आगा खा पैलेस में इनको रखा जाता है और कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रख दिया जाता है। मतलब इनको बंदी, एक नज़रबंद बना दिया जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा जाता है। मतलब सभी लोगों को कैद दे दी जाती है। ठीक है, जेल में डाल दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में आग की तरह फैल गया होता है और भारत की संपूर्ण जनता ने जोश के साथ इस आंदोलन का हिस्सा लेती है। भाई, कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के बीच में भी ये आक्रोश और ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है कि बताइए, जो भारत के लोग हैं उनको इस तरीके से आधी रात को जेलों में डाल दिया जाता है। ठीक है, आंदोलन में अहिंसा के साथ हिंसा का भी मिश्रण हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद घटना क्या घटित होती है कि जैसे बम्बई के कई शहरों, विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस का गुप्त संचालन भी शुरू होता है, जिसके प्रसारण को मद्रास तक सुना जा सकता था। ठीक है, इसके प्रसारण का कार्य 14 अगस्त 1942 से सर्वप्रथम ऊषा मेहता ने किया था। किसने किया था? ऊषा मेहता ने रेडियो पर संचालन किया था। ऐसे ही एक अन्य केंद्र नासिक से बाबू भाई ने चलाया था। राम मनोहर लोहिया ने नियमित रूप से रेडियो संचालन कार्यक्रमों में बोलते रहे, लेकिन नवंबर 1942 में पुलिस ने इन संचालन केंद्रों को जब्त कर लिया। सरकार की इस बर्बर नीति के कारण वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य से सर मोदी सर और एन सरकार एवं अड़े ने इस्तीफा दे देते हैं। गांधी जी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया जाता है। इस बीच क्या होता है, इस बीच घटनाएं ऐसे आगे बढ़ती हैं कि इसी बीच पूना के आगा खा पैलेस में महात्मा गांधी जी की पत्नी रहती हैं कस्तूरबा गांधी। ठीक है, और उनके निजी सचिव रहते हैं महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ, हमें आंदोलन के प्रति जनता के उत्साह पर गर्व है। तो यह
चीज़ें चलती हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, ठीक है। अब देखिए उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गठित समानांतर सरकारें भी बनती हैं, कि जैसे बलिया में समानांतर सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश की गठित बलिया की समानांतर सरकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित पहली समानांतर सरकार थी, जिसे चित्तू पांडे, एक व्यक्ति थे चित्तू पांडे ने इसका नेतृत्व किया था। और यह सरकार सबसे कम अवधि मात्र 1 सप्ताह तक अपना कार्य कर सकी थी। बाद में ब्रिटिश सैनिकों ने इसे सरकार को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद तामलुक की जातीय सरकार, देखिए तामलुक की जातीय सरकार जो रहती है बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर बनाई जाती है। सतीश चंद्र सावंत ने जातीय सरकार की स्थापना करते हैं, जिसका अस्तित्व 1944 तक बना रहता है, ठीक है। जातीय सरकार ने व्यापक पैमाने पर राहत कार्य किया और स्कूलों को अनुदान दिया, एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी निर्माण किया, गठन किया। सतारा की प्रति सरकार, तो देखिए महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में नाना पाटिल के नेतृत्व में गठित समानांतर सरकार सबसे दीर्घजीवी सिद्ध हुई, सबसे ज़्यादा लंबी सरकार चली, ठीक है। यह सरकार 1943 से 1945 तक कायम रहती है और वाईवी चौहान जो होते हैं, अच्युत पटवर्धन भी इसी सरकार से संबंधित रहते हैं। इस क्षेत्र में शराबबंदी लागू की जाती है, गांधी विवाहों का आयोजन किया जाता है और गांवों में पुस्तकालयों की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब देखिए ये समानांतर सरकारें हो जाती हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ें आती हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध। तो देखिए साम्यवादी दल और मुस्लिम क्षेत्रों में आंदोलन बहुत सक्रिय नहीं हो सका। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि मुस्लिम लोगों में पार्थवे की भावना पहले से ही मतलब अलग रहने की, ठीक है। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड में सोवियत संघ के सम्मिलित हो जाने पर साम्यवादियों ने आंदोलन में साथ नहीं दिया, मतलब रिजेक्ट करते रहे कि हम भाई, साम्यवादी लोग कहते थे कि हम आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है, विरोध कर रहे थे। जिसके प्रभाव स्वरूप क्या हुआ कि किसान और मजदूरों का समर्थन नहीं मिल सका, और जबकि दोनों ही वर्ग गांधी जी के चहेते थे। अब देखिए मुस्लिम लीग का पक्ष देख लेते हैं कि जैसे मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए मुसलमानों को इस अधिवेशन से दूर रहने का आह्वान किया था, ठीक है, मुसलमानों को दूर रहने का आह्वान किया था। साम्यवादी दल ने क्या कहा था? साम्यवादियों का व्यवहार इस आंदोलन के प्रति समय के अनुरूप बदलता रहा। जब तक कि सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, उन्होंने इस युद्ध का विरोध किया। बदले में सरकार ने भी भारत के साम्यवादी दलों को प्रतिबंधित कर दिया। अब देखिए उसके बाद अगली घटना घटित होती है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया जाता है 1940 में, सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके उनके घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन 1941 में सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन पठान के नाम से कलकत्ता से पेशावर भागकर काबुल पहुंच जाते हैं। काबुल से बर्लिन पहुंचने के लिए उन्होंने ओरलैंडो मैसोटा नाम से एक पासपोर्ट प्राप्त किया, ठीक है। 7 दिसंबर 1941 को जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गए और 16 फरवरी 1942 को क्या होता है कि जापान ने अपनी नौसैनिक अड्डा सिंगापुर को जीत लेता है, ठीक है। जापान ने एक अंग्रेजी सैनिक अड्डा रहता है, नौसैनिक अड्डा ब्रिटिशर्स का अड्डा सिंगापुर का जो जापान है वो जीत लेता है। फिर वो मलाया से लेकर वर्मा तक के प्रवेश को भी जीत लेता है, ठीक है। जो मलाया से लेके वर्मा यानी वर्तमान में म्यांमार तक के क्षेत्र को जीत चुका होता है जापान, ठीक है। राज बिहारी बोस ने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में मलाया से वर्मा तक रहने वाले सभी भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा करते हैं। सिंगापुर एवं रंगून में आज़ाद हिंद फौज ने 2 प्रधान कार्यालय भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कैसे घटनाएं चलती हैं कि जैसे भारतीय सेना के कैप्टन रहते हैं मोहन सिंह, ठीक है। तो इन्होंने इस समय अपनी जापानी सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति प्रीतम सिंह और जापानी सैनिक मेजर फ्यूजीवारा ने कैप्टन मोहन सिंह को भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इस तरह सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों ने कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की जाती है और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया और इसके साथ में एक अन्य नारा था, बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह सुभाष चंद्र का नारा ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जापान, जर्मनी, वर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, माचुको और आयरलैंड ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी रही होती है। ठीक है। जापान ने 8 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप को जीतकर आज़ाद हिंद फौज सरकार को सौंप दिया। 31 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप पहुंचते हैं। वहां अंडमान का नाम शहीद तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप कर देते हैं। आज़ाद हिंद फौज ने क्या करते हैं, आज़ाद हिंद फौज ने गांधी जी, आज़ाद नेहरू, बोस और रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी की रानी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में, ये झांसी वाली रानी नहीं है, रानी झांसी, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व के नाम पर सैनिक एक ब्रिगेड बनाई जाती है और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये घटनाएं घटित होती हैं। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर 1944 को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थिति कमज़ोर हो गई होती है और जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे उन पर अंग्रेज़ों का पुनः कब्जा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, आज़ाद हिंद फौज के जिन 3 प्रमुख बंदियों पर नवंबर 1945 में लाल किला पर मुकदमा चलाया जाता है, उनमें शाहनवाज खान, पीके सहगल और गुरबख्शा सिंह, ये थे तीनों। ठीक है। कांग्रेस ने इन तीनों बंदियों की सुरक्षा के लिए आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन भी किया। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा असफ अली के बचाव पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी की जाती है। इन बंदियों को अंग्रेज सरकार ने फांसी की सज़ा दे देते हैं, परंतु बचाव पक्ष के प्रयासों और जन दबाव को देखते हुए वायसरॉय ने वीटो का प्रयोग करते हुए इनकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, जो भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब देखिए, इसके बाद आता है सी राजगोपालाचारी फार्मूला। मार्च 1944 की घटना घटित होती है। इस घटना में क्या होता है कि इस दौर में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयास जारी रहते हैं। क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विकसित सांप्रदायिकता की समस्या को देखते हुए मद्रास के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहते हैं सी राजगोपालाचारी ने गांधी जी की सलाह पर सांप्रदायिकता की समस्या और संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक सुझाव प्रस्तुत किया, जिसे CR फार्मूला कहा जाता है। इसी के आधार पर सितंबर 1946 में गांधी जिन्ना वार्ता संपन्न होती है। इसके निम्नलिखित प्रावधान रहते हैं। जैसे इसके प्रमुख जो प्रावधान है उनको देख लेते हैं कि जैसे मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और वह अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका अदा करे। दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी भागों में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाए और वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों को मतगणना करके, ठीक है, भारत से संबद्ध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए। ठीक है, तो यही कार्य भी रहते हैं। मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिगोचर के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता हो। ठीक है। देशी विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार, दूसरे आवश्यक विषयों के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। और ये जितनी भी शर्तें थीं, ठीक है, उपयुक्त शर्तें तभी मानी जाएंगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से तो स्वतंत्रता दे देगा। तो ये कुछ बातें थीं इसकी। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या आती है? देसाई लियाकत समझौता। तो देखिए, देसाई लियाकत समझौते की बात कर लेते हैं। यह अप्रैल 1945 में होता है और इसके बारे में देख लेते हैं। गांधी जिन्ना वार्ता असफल होने के बाद गतिरोध को दूर करने के लिए एक और प्रयास किया जाता है, जिसे देसाई लियाकत समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारूप 2 व्यक्तियों, कांग्रेस के भूला भाई देसाई, ठीक है, जीवन जी देसाई और मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान सहमतियों के आधार पर, ठीक है, इनकी सहमतियों के आधार पर इसको निर्मित किया जाता है। इस समझौते का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे 1942 से 1945 के मध्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त करना। इस समझौते के निम्नलिखित प्रावधान थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों मिलकर अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। केंद्रीय कार्यपालिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग समान संख्या में सदस्यों को नामजद करेगी। और तीसरा पॉइंट क्या था
कि केंद्रीय कार्यपालिका जो थी तो अल्पसंख्यकों, दलितों और सिखों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस समझौते को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो अब देखिए देसी लियाकत समझौते के बाद में एक नया योजना आती है, वेवेल योजना। ठीक है, तो वेवेल योजना को देख लेते हैं कि जैसे 14 जून 1945 को वेवेल प्लान आता है। मई 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अवस्था में पहुंच चुका होता है, किंतु भारत पर जापानी आक्रमण का भय अभी भी बना होता है कि जापान कहीं भारत पर आक्रमण ना कर दे। अब जो अमेरिका था, अमेरिका भी यही समझता था कि जापानियों को हराने के लिए भारतीयों का सहयोग अमूल्य है। ठीक है, इसलिए अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत में व्यापक गतिरोध को दूर करने के लिए तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, तो इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और भारत सचिव थे एमरी से विचार करके 14 जून 1945 को निम्नलिखित प्रावधानों को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अब कौन कौन से प्रावधान थे इनको अब हम लोग देख लेते हैं। तो और दोस्तों इसकी पीडीएफ जैसे ही अगला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, बीओ मेंस का चल रहा है, 2019 मेंस का चल रहा है और यूपी पीसीएस 2000 मेंस 20 का चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर है, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो वेवेल प्लान था उसके कुछ प्रमुख जो प्रावधान थे उनको देख लेते हैं कि जैसे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर शेष सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो थी अस्थायी सरकार की भांति कार्य करेगी। वायसराय सामान्य परिस्थितियों और बिना कारण वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में मुस्लिम और सवर्ण हिंदुओं के सदस्यों की संख्या बराबर होगी और प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त विभागों का संचालन भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा। इन प्रस्तावों को भारत के भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में एक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी और भारत में ग्रेट ब्रिटेन के वाणिज्यिक एवं अन्य हितों की देखभाल करेगा। गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जाएगा। शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो ये बातें होती हैं आपके वेवेल योजना की, वेवेल प्लान की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब अगली लेक्चर में हम लोग शिमला समझौता जो भी हुआ था 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य में, तो अब शिमला समझौता को अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में यह पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और जो ये चीज़ें हैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।